हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम जीएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है सप्लाई। ये जो चैप्टर है जीएसटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को समझने के बाद ही आप जो जीएसटी के दूसरे चैप्टर से उससे अच्छे से समझ पाओगे। तो ये चैप्टर को आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्योंकि इसी चैप्टर के बाद अलग चैप्टर्स इसके साथ लिंक है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितनी भी क्लासेस रहेंगे ना वो सारे के सारे हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आप वो सारे के सारे क्लासेस फ्री में बिल्कुल देख सकते हो। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सप्लाई क्या होता है उससे स्टार्ट करने से पहले हम एक और टर्म के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टैक्सेबल इवेंट्स। अगर आपको पता है कि टैक्सेबल इवेंट्स क्या होता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सुनिए। टैक्सेबल इवेंट्स सर क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट्स वो इवेंट्स होता है जिसकी ऑकरेंस के बाद एक पर्सन लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। अगर वो इवेंट्स होगा तो एक पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, वो इवेंट्स होते हैं टैक्सेबल इवेंट्स। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट्स क्या होते हैं? अर्निंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट्स है अर्निंग ऑफ इनकम। अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। एक बियॉन्ड सर्टन लिमिट है कि अगर बियॉन्ड सर्टन लिमिट, चाहे वो 2 लाख हो, 2.5 लाख हो या फिर 5 लाख हो, जो भी हो, उसके ऊपर अगर आप इनकम करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट्स क्या होता है? अर्निंग ऑफ इनकम। सिमिलरली हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट सर क्या है? कब सर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट्स क्या है? सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगा तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, इसीलिए सर ये सप्लाई चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर हम कब सप्लाई होगा अगर वो हमें पता चल गया तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके ओके सर, अब हम बात करते हैं कि जो सप्लाई, एक ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई कब ट्रीट करेंगे उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है कि कब एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे 6 पॉइंट्स है, उसे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए सर। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। किसी अलग चीज़ की अगर आप सप्लाई करते हो अदर देन गुड्स और सर्विसेज तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। ओके, सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है? सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। अगर आप किसी को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन भी मिलना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं मिलता है आपको तो उसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, वो हम बाद में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब आप जिसे गुड्स या फिर सर्विसेज दे रहे हो बदले में आप उससे कुछ, चाहे वो मनी हो या फिर इक्विवेलेंट टू मॉनेटरी वैल्यू हो, रिसीव्ड करना चाहिए। कंसिडरेशन बेसिकली होना चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट है कि सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सप्लाई इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। सो ये कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं हम। इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस क्या होता है। ओके, फिर फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है कि सप्लाई शुड बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई कौन करना चाहिए? एक टैक्सेबल पर्सन करना चाहिए, तभी जाके जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, और लास्ट वाला बोलता है कि सप्लाई शुड बी मेड विद इन ए टैक्सेबल टेरिटोरी। ओके, सप्लाई एक टैक्सेबल टेरिटोरी में होना चाहिए तभी जाके जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स और फिर सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, जब जिस इंसान को आप गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो उससे कुछ कंसिडरेशन आपको रिसीव करना पड़ेगा। तीसरा है कि इन द कोर्स और फॉर्दरेंस में होना चाहिए, जो सप्लाई है इन द कोर्स और फॉर्दरेंस में होना चाहिए। चौथा वाला पॉइंट बोलता है कि एक टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करना चाहिए। ओके, और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है टैक्सेबल टेरिटोरी में वो सप्लाई होना चाहिए। ओके, अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होगा तो एक ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई बोलेंगे। ओके सर,
अब हम बात करेंगे कि सप्लाई के जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है, वो एक्ट में क्या दे रखा है। ये जो डेफिनेशन है ये सप्लाई का डेफिनेशन है और ये दे रखा है आपका CGST एक्ट 2017 में दे रखा है। ठीक है, यही एक ही एक्ट है, जितनी भी एक्ट है, CGST एक्ट, SGST एक्ट, ITGST एक्ट, ठीक है, एंड UTGST, IGST एक्ट एंड UTGST एक्ट, वो सारे के सारे में से सिर्फ CGST एक्ट ही आपकी सिलेबस में एप्लीकेबल है। CSEMA की सिलेबस में आपकी CGST एक्ट ही एप्लीकेबल है। ओके, बाकी कोई भी एक्ट आपकी सिलेबस में नहीं है। तो CGST एक्ट की जो सेक्शन 7 है उसमें डिफाइन किया गया है सप्लाई को। सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में दे रखा है। क्या दे रखा है सर, आइए एक बार बात करते हैं कि क्या दे रखा है सप्लाई का डेफिनेशन। ये बेसिकली एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओके, जैसे हमारा इनकम टैक्स में पर्सन का डेफिनेशन था, इंक्लूसिव डेफिनेशन, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में क्या क्या आएंगे, उसी तरह से सप्लाई भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओके, सो क्या बोलता है ये सेक्शन, सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स, ये 4 पॉइंट सप्लाई में आएंगे। ओके, ये 4 पॉइंट्स जो है वो सप्लाई में आएंगे। ओके सर, क्या है ये 4 पॉइंट्स, उसमें पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है कि ऑल द फॉर्म ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये बोलता है कि अगर जितनी भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है, चाहे वो सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रेंटल हो गया, लीज हो गया, डिस्पोजल हो गया, ट्रांसफर हो गया, कोई भी हो गया। ओके, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की आप सप्लाई करते हो फॉर ए कंसिडरेशन तो आपके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। अगर वो इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स या फिर सर्विसेज का फॉर ए कंसिडरेशन, ओके, और वो आपकी इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, तो उसे हम सप्लाई कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। ओके, फिर बी वाला पॉइंट में ये क्या बोलते हैं कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, गुड्स नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज आएगा, फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये बोलता है कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो फॉर ए कंसिडरेशन, ओके, कंसिडरेशन पे करके आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, ओके, चाहे वो आपकी पर्सनल पर्पस के लिए हो और चाहे वो आपकी बिजनेस पर्पस के लिए हो, कोई भी पर्पस के लिए हो, वो उसे हम सर्विसेज कंसीडर, उसे हम सप्लाई में कंसीडर करेंगे। सी नंबर पॉइंट क्या बोलता है, सी नंबर पॉइंट बोलता है द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये वाला जो 2 पॉइंट्स था, ये वाला 2 पॉइंट्स में क्या बोलता था, ये वाला 2 पॉइंट्स में कंसिडरेशन का होना जरूरी था। आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, बदले में आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो और उसके बदले में भी आपको कंसिडरेशन पे करना चाहिए। लेकिन जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट क्या बोलता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसे है जो बिना कंसिडरेशन के भी अगर हुआ तो भी उसे हम सप्लाई मानेंगे। अगर बिना कंसिडरेशन के भी वो एक्टिविटीज होते, ट्रांजैक्शंस होते, तो भी हम उसे सप्लाई ट्रीट करेंगे। ओके, वो आता है सेक्शन पार्ट सी में। और डी वाला पॉइंट में क्या आता है, डी वाला पॉइंट में ये बोलता है कि जो शेड्यूल 2 में एक्टिविटीज दे रखा है ना, जो शेड्यूल 2 में एक्टिविटीज दे रखा है उसे हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली सप्लाई ट्रीट करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज शेड्यूल ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में दे रखा है उसे हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स सप्लाई में, ये 4 जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई के अंडर आएंगे। सप्लाई की डेफिनेशन में ये 4 पॉइंट इंक्लूड्स होते हैं। ओके, पहले होता है नॉर्मल सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस फॉर ए कंसिडरेशन। दूसरा वाला बी वाला पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, चाहे वो पर्सनल पर्पज के लिए हो सकता है या फिर बिजनेस पर्पज के लिए हो सकता है। सी वाला पॉइंट बोलता है द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज दे रखा है, ओके, जो कि विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो भी चलेगा, उसे हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। डी वाला पॉइंट आपका बोलता है कि जो जो एक्टिविटीज शेड्यूल 2 में आपका दे रखा है उससे हम सप्लाई ट्रीट करेंगे।
ओके सर, ओके। अब बात करते हैं, ये तो गया सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। ओके, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम क्लास में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे क्या इस डेफिनेशन में है विथ एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं, अब जस्ट हम सिर्फ डेफिनेशन को समझ रहे हैं, उसके बाद है कि सप्लाई में सर क्या क्या एक्सक्लूड होगा, क्या क्या चीज़ें सप्लाई में नहीं आएगा वो बताइए। तो उसमें एक है कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, CGST एक्ट के शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज़ दे रखा है वो सब सप्लाई में नहीं आएंगे, वो सब ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ये जो शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज़ दे रखा है इसे ही हमारा बोला जाता है नेगेटिव लिस्ट, इसे ही हमारा नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है। ओके, जो जो एक्टिविटीज आपका शेड्यूल 3 में दे रखा है। ओके, और क्या क्या सर सप्लाई में नहीं आएगा, और ऐसा एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जिस ऐसा कोई एक्टिविटी या फिर ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल अथॉरिटी हो, वो एंगेज्ड है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड तो वो जो ट्रांजैक्शन है उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से अगर गवर्नमेंट किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट की किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये है सप्लाई का डेफिनेशन। ओके, ये चार चीज़ें इंक्लूड होता है और ये दो चीज़ें एक्सक्लूड होता है इस सप्लाई में। ओके, अब सर हम बात करते हैं डिटेल्स में, सेक्शन ये जो डेफिनेशन है इससे डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। ओके, पहला हम ये समझेंगे कि सर इन द कोर्स और इन द फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इन द कोर्स और फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, इन द फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है। ओके, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब पहले समझते हैं। एनी एक्टिविटी कैरिड आउट रेगुलरली फॉर रनिंग ट्रेड और कॉमर्स। ओके, अगर आप रेगुलरली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी रेगुलर बिजनेस में, तो उसे हम बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सीए में मान लो कि मिस्टर असीम एक सीए में है, मिस्टर असीम क्या है, एक सीए में है, एक प्रैक्टिसिंग सीए में है। इनकी रेगुलरली काम क्या होता है कि आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं, अकाउंट्स वगैरह क्लाइंट की बनाते, ऑडिट वगैरह करते, रिटर्न फाइलिंग करते, ठीक है, जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग वगैरह सब कुछ करते, ये उनकी रेगुलर एक्टिविटी। अगर रेगुलरली मिस्टर असीम यही सारे काम कर रहे हैं तो ये इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो सर इन द फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है। इन द फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि ऐसा एक्टिविटीज जो कि आपकी बिजनेस को, जो एक्टिविटीज करने से आपकी बिजनेस की डेवलप होगा, या फिर ऐसा कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं टू एक्सटेंड योर बिजनेस। ओके, मान लो कि अब मिस्टर असीम का एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर असीम एक कार डीलर है, ठीक है, कार की शोरूम है 2-3 इनका, ठीक है, इनकी कार की शोरूम दिल्ली में था पहले। ओके, लेकिन अब क्या होगा कि उनकी डिमांड इतना बढ़ा कि ये साउथ इंडिया में भी एक स्टोर खोलना चाहते। तो ये जो एक्टिविटीज है साउथ इंडिया में स्टोर खोलने के लिए जो भी उन्हें काम करना पड़ेगा, ये होता है इन द फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, जब आप बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कुछ काम करते हो या फिर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ काम करते हो, तो जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज है वो है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, और जो अगर आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज है वो है इन द फॉर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, ओके, अब हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जो उसका 4 पॉइंट्स थे। उसकी जो पहली वाली पॉइंट था, वो पहला पॉइंट क्या था, उसका पहला पॉइंट था ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन by a person in the course or furtherance of the business. All the form of supply of the goods such as sales, transfer, exchange, license, lease, rental, barter, ये जो भी है सप्लाई के ये जो फॉर्म्स है, अगर वो किया जाता है फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो उससे हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है।
अब ये जो सेल क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, उसे सब हम डिटेल्स में समझते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि सेल्स की मीनिंग क्या होता है। सेल्स की मीनिंग वही है जो कि हमारा भैट में दे रखा है, भैट लॉ में जो सेल्स की डेफिनेशन दे रखा है वही है सेल्स की डेफिनेशन। ओके, नॉर्मली सेल्स की मीनिंग क्या है, सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन। ओके, सेल क्या है कि अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन, तो उसे हम सेल्स बोलेंगे। ओके, सेल्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई एंड हेंस सेल ऑफ द गुड्स अट्रैक्ट जीएसटी। सेल हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। सेल इज वन फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, सप्लाई का एक फॉर्म सेल्स है, तो इसीलिए अगर आप गुड्स सेल करते हो तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके ओके सर, तो कोई भी चीज़ के अगर आप सेल करते हो तो आपके ऊपर जीएसटी है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सर एक पॉइंट नोट करना है कि सेल्स में कुछ चीज़ें नहीं आएगा आपकी, सेल्स में कुछ चीज़ें आपकी नहीं आएगा। क्या क्या सर नहीं आएगा, मॉर्गेज आपका सेल्स में नहीं आएगा, हाइपोथिकेशन आपका सेल्स में नहीं आएगा, प्लेज नहीं आएगा। सर इन तीनों का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए आपको। तीनों की मतलब ये है कि अगर मॉर्गेज का मतलब क्या है, मॉर्गेज का मतलब ये है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लोन में रखकर, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बदले में लोन लेते हो, ठीक है, आपने बैंक में अपनी कोई भी हो गया, चाहे आपकी कोई लैंड हो गया, चाहे आपकी बिल्डिंग हो गया, अगर उसको, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप गिरवी रख के कुछ पैसा ले रहे हो तो वो है मॉर्गेज। ओके, फिर सर हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है, ये होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली कार्स वगैरह होता है, ठीक है, जो कि टेंजेबल होते हैं। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मली कार्स वगैरह हो गया, कार्स के लिए ये वाला फंडा यूज किया जाता है। मान लो कि आप कार लोन लेना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आप क्या करना चाहते हो, कार लोन एक लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपने लोन लिया बैंक से, बदले में आपने क्या किया, और आपने कार खरीदा, बदले में जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो बैंक में रख लिया, कार की जो ओनरशिप है वो बैंक को दे दिया, बैंक से लोन लिया, बैंक से कार खरीदने के लिए लोन लिया, कार खरीद लिया आपने, लेकिन जो ओनरशिप है उसकी जो असली जो डॉक्यूमेंट्स है कार की वो बैंक के पास रहेगा। जब आप लोन रीपे कर लोगे फिर बैंक वो आपको रिटर्न कर लेगा, इसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन। और सर प्लेस का मतलब क्या है, प्लेस का मतलब यह है कि जब आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वगैरह कुछ है, या फिर गोल्ड हो गया, उसको बैंक में गिरवी रख के उसके बदले में लोन लेते हो, ठीक है, उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड लोन। प्लेस की एक बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड लोन। अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो आपको बैंक में गोल्ड रखना पड़ेगा, बदले में आपको वो पैसा देगा। सर तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मॉर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तीनों की केस एक है कि आपको एक एसेट गिरवी रखनी है, बदले में आपको पैसा मिलेगा। ओके, सो मॉर्गेज में क्या होता है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो मतलब जमीन का जो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बदले में आपको बैंक लोन देता है। पॉजेशन सर किसके पास रहता है, मतलब वो बिल्डिंग या फिर लैंड कौन यूज करता है, वो बिल्डिंग या फिर लैंड जो भी बोरोर होता है, जो भी नॉर्मल जिसने बैंक से लोन लिया है वही यूज करता है। ओके, हाइपोथिकेशन में क्या होता है, नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है, कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, बैंक से आप लोन लेके बाइक या फिर कार खरीद रहे हो, ठीक है, तो कार की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के पास रहेगी। जब आप कार की जब आप लोन पे कर दोगे, बदले में उसके बाद बैंक वाले आपको आपका डॉक्यूमेंट्स लौटा देंगे, ठीक है। इसमें भी पॉजेशन का किसके पास रहता है, जो भी यूजर होता है या फिर जो भी बरोर होता है। लेकिन प्लेज में थोड़ा अलग है, प्लेज में क्या होता है, प्लेज तो मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन प्लेज की केस में जो हमारी पॉजेशन रहता है ना वो बैंक के पास रहता है। अगर आप गोल्ड की अगेंस्ट में लोन ले रहे हो, गोल्ड लोन ले रहे हो, तो जो गोल्ड है वो आपको बैंक के पास रहेगा और उसके बदले वो आपको पैसा देगा, ठीक है। ये तो हो गई कि इन तीनों का मतलब क्या है। सेल्स में ये तीनों नहीं आएंगे, सिंपली हमें ये बोलता है CGST एक्ट में या फिर जो सेल्स की डेफिनेशन में, कि सेल्स की डेफिनेशन में
ये 3 चीज़ें नहीं आएंगी। मॉर्गेज आपका नहीं आएगा, हाइपोथिकेशन नहीं आएगा, प्लेज नहीं आएगा और चार्ज भी नहीं आएगा। नॉर्मली इन तीनों को मिलाकर ही चार्ज बोला जाता है। चार्ज मीन्स अगर कोई आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, कोई राइट्स है उसके पास, ओके। तो ये चारों चीज़ें क्या है, सेल्स में नहीं आएगा, ओके। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है, बैंक के साथ आपने मॉर्गेज रखा और उसके बदले आपने पैसा लिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज, ये इन लोगों के ऊपर, इन ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप चीज़ें सेल नहीं कर रहे हो। आप अगर बैंक में वो आपकी बिल्डिंग को मॉर्गेज रख रहे हो बैंक के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेल कर दिया, ठीक है। आपने मॉर्गेज रखा सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, आप यूज करोगे, बाद में उसे लौटा दोगे, ओके। तो ये सेल्स में नहीं आएगा, इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी, इन तीनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं सेल्स में। फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप सेल ऑफ द गुड्स करते हो और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हो, इवन एज ए वोकेशन, इज इट वोकेशन, ये भी उन्हें सप्लाई में ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने रेगुलर बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में कुछ सेल्स वगैरह किया है गुड्स या फिर सर्विसेज का, तो उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही ऑर्डिनरली एज ए वोकेशन कुछ किया है, वन टाइम के लिए भी किया है, कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज की सेल किया है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसके लिए केस था, देख लीजिए कि ये वाला पेंटिंग देखिए आप, ये जो पेंटिंग है ना, ये ममता बनर्जी ने बनाया था, ओके। कितने अच्छी पेंटिंग है, देख रहे हो ना। इसी को देखकर दोस्तों मैंने ड्राइंग में, ये जो है ना, मेरी ड्राइंग की टीचर है, मेरे ड्राइंग में 50 आउट ऑफ 50 था, और वो भी इस जैसे टीचर की वजह से, ठीक है। कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है, देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है इसने। और ये पेंटिंग कोई ऑर्डिनरी पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग 9 करोड़ में सेल हुआ है, 9 करोड़ रुपए में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ, कि काम धंधा छोड़ दो, सीए में छोड़ दो, एक ही काम करना चाहिए, वो है पॉलिटिशियन। इस देश में सिर्फ एक ही इंसान की इज्जत है, वो है पॉलिटिशियन, ठीक है। अगर कल को ये थूक के ना एक बोतल में डाल के उसे भी अगर दे देना, तो उसे भी लोग खरीद लेंगे ऑक्शन में। कौन गधा होगा जिसने 9 करोड़ में खरीदा है, वही सोच रहा हूँ मैं, ओके। और हमारे पास पैसे ही नहीं है, छोड़ो। जैसे ही ममता बनर्जी ने इसे सेल किया, ओके, जैसे ही ममता बनर्जी ने इसे सेल किया, मोदी जी आ गए हमारे, ठीक है। ये मोदी जी की बहुत तंग करते रहती है, भाई बहन दोनों की जो जोड़ी है, ठीक है, दोनों भाई बहन की जो प्यार है वो दिखता है आपको टीवी पे, ठीक है। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने ये पेंटिंग सेल किया 9 करोड़ में, मोदी जी आ गए और बोला, मतलब जीएसटी वालों को भेजा मोदी जी ने और बोला कि जाके दीदी से टैक्स लेके आओ। तो जैसे ही जीएसटी वाले आए, तो ममता बनर्जी गुस्से में थी और बोली, काहे का जीएसटी, ओके। ये थोड़ी ना मेरा बिजनेस है, मैं तो इसे एज ए प्रोफेशन, एज ए नॉर्मल बना रहा हूँ, वोकेशन है ये मेरी, ये मेरा बिजनेस तो है नहीं, और मैं इसे रेगुलरली तो सेल नहीं करता, ठीक है। तो इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस है नहीं, मैंने भी तो जीएसटी पढ़ा है। तो जीएसटी वालों ने फिर बताया कि मैम हमने एक नया सेक्शन भी ऐड कर लिया है, एक नई लॉ ऐड कर लिया कि अगर आपने वोकेशन में भी सेल किया है कुछ चीज़ें, आज पार्ट टाइम भी अगर आप कुछ चीज़ें सेल करते हो, इवन वन टाइम भी, एक बार भी अगर आप कुछ चीज़ें सेल करते हो, ओके, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ओके। तो ममता बनर्जी फिर बोली कि ये जो पैसा आएगा मैं सब चैरिटी में दे दूंगा, ठीक है। बोला कि ये पैसा मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये जो पेंटिंग है ना, मैं इस पेंटिंग से जो भी पैसा आएगा मेरा कुछ नहीं आएगा, ये सब मैं चैरिटी के लिए दे दूंगा। तो मोदी जी ने कहा अच्छी बात है दीदी, हमें हमारा हिस्सा दे दो, बाकी का जो बच्चा वो चैरिटी में दे दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने ये बोला कि अगर आप सेल करते हो इन्हें वोकेशनल बेसिस में, वोकेशनली भी अगर कोई सप्लाई करते हो, अगर आप वोकेशनली सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इवन एज ए वोकेशन, ओके, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसीलिए उन लोगों ने लिखा है कि इवन इफ ए फेमस पॉलिटिशियन पेंट पेंटिंग फॉर ए चैरिटी एंड सेल द पेंटिंग इवन एज ए वन टाइम ऑकरेंस, द सेल वुड बी कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। तो ये जो ममता बनर्जी की 9 करोड़ की पेंटिंग है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कल को अगर ममता बनर्जी को याद है कि नहीं मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, मैं गाना भी गा सकता हूँ, अगर उसने कोई कॉन्सर्ट किया
ठीक है, उसमें से भी कोई 50-60 लाख की इनकम हुई तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, सेल में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, नॉर्मल वाला एक एग्जाम्पल है, एक नॉर्मल वाला एग्जाम्पल है। क्या है कि मिस्टर राम सोल्ड ए एलईडी टीवी वर्थ ₹30,000 टू मिस्टर श्याम एंड इशूड इनवॉइस इन फेवर ऑफ मिस्टर श्याम। ओके, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को कुछ गुड्स वगैरह सेल किया, और गुड्स मतलब एक एलईडी टीवी सेल किया 30,000 का। ओके, एंड इनवॉइस भी इशू किया। तो क्या सर ये सेल्स में अंडर आएगा? बिल्कुल आएगा सेल्स के अंडर, और ये सप्लाई भी ट्रीट किया जाएगा एंड इसके ऊपर जीएसटी भी अप्लीकेबल होगा। सर जीएसटी कौन देगा? मिस्टर राम। ओके, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, मिस्टर राम ने शाम को एक टीवी सोल्ड किया। ओके, और उस टीवी का उस जो भी टेलीविजन उन्होंने सेल किया उसके इनवॉइस किया, तो ये सेल है और ये सेल सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि मिस्टर एक्स हैज स्टोलन ए मोटर बाइक। मिस्टर एक्स ने एक मोटर बाइक चोरी किया एंड सेल द मोटर बाइक टू मिस्टर वाई, और उसे मिस्टर वाई को बेच दिया। मिस्टर एक्स एक चोर था जिसने एक मोटर बाइक चुराई और उसे सेल कर दिया टू मिस्टर वाई। इज इट कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई एंड जीएसटी लायबल फॉर जीएसटी? तो सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जीएसटी, ये सप्लाई कंसीडर किया जाएगा एंड इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? बताइए। तो जीएसटी वाले ये बोलते हैं, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स वाले ये बोलते हैं कि इलीगल हो या फिर लीगल हो, आपने सेल किया हमारी टैक्सेबल इवेंट होगी, आपने सप्लाई किया वो टैक्सेबल इवेंट है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये फाइनल है। ठीक है, सो इट इज एन इलीगल एक्टिविटी बट स्टिल इट इज कंसिडर एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। ओके, टैक्स तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग, चाहे आप लीगल बिजनेस करो चाहे आप इलीगल बिजनेस करो। ठीक है, हम टैक्स तो नहीं छोड़ने वाले कहीं पे भी। ओके, सो पहले वाला क्या था? ये वाला था लीगल बिजनेस, ये था एक लीगल बिजनेस, तो इसके ऊपर भी सर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? बिल्कुल। ये तो सर इलीगल है, ये तो सर इलीगल बिजनेस है, क्या इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सेल्स के हमने दो एग्जांपल देखा, पहले वाला राम वाला एग्जांपल जो कि लीगल बिजनेस था तो उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही होगा। दूसरा वाला जो बिजनेस था वो इलीगल था, एक चोरी करना एक इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो चोरी के सामान सेल किया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कैसा कानून है देखो, कैसा कानून है दोस्तों, देखो कि चोरी करना इलीगल है, लेकिन अगर चोरी करके आप पैसा कमा रहे हो तो उसके ऊपर आपकी जीएसटी लगेगा। ठीक है, आप आईटीसी भी ले सकते हो। ओके, छोड़िए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है? मिस्टर टॉम सोल्ड नार्कोटिक ड्रग्स टू मिस्टर हैप्पी फॉर 3 लाख रुपीज। इज इट कंसिडर एज ए सप्लाई एंड मिस्टर टॉम लायबल फॉर जीएसटी? तो मिस्टर टॉम ने चरस, ठीक है, ड्रग्स बेचा मिस्टर हैप्पी को। ठीक है, गांजा, अफीम, चरस, जो भी आप बोलो। ठीक है, ड्रग्स बेचा 3 लाख रुपए का। ओके, क्या सर ये सप्लाई किया जाएगा? क्या सर ये सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि सेल तो सर है और कंसीडरेशन भी है 3 लाख रुपए का, क्या सर इसे सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा? द आंसर इज, ये जो गुड्स है, ड्रग्स वगैरह है, नार्कोटिक ड्रग्स है, ये बैन है। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड गुड्स है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इन सब चीज़ों को। ठीक है, इसे बेचना गैर कानूनी, सर चोरी करना भी तो गैर कानूनी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन चोरी करता है, डॉक्यूमेंट्स भी, उस एक गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स भी चोरी कर लेता है। ओके, और वो जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल में था, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक चोरी की बाइक बेची। मान लीजिए कि मिस्टर वाई के पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे थे और उसने पूरा, मिस्टर वाई को पता ही नहीं है कि ये चोर है, और उसने पूरा अपनी बेटर नोन में जितना भी उसे नॉलेज था उसने वो खरीद लिया। ठीक है, गुड फेथ में वो उसने खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर वाई का कोई गलती नहीं है, इसीलिए इसे एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा और जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये जो वाला एग्जाम्पल है ना, प्रोहिबिटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, मिस्टर टॉम तो गुनहगार है ही, यहाँ पे भी कोई मतलब दूध का धुला हुआ नहीं है।
ड्रग्स खाना भी एक गलत बात है ना, ड्रग्स खरीदना और बेचना दोनों गलत बात है, ठीक है। अभी तो शाहरुख खान के बेटे को जेल हुआ था, ठीक है। ड्रग्स खाना और बेचना दोनों गलत बात है, ओके। तो ये जो एक्टिविटी है ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है, ऊपर वाला तो इलीगल था, ये तो प्रोहिबिटेड है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ को सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और मिस्टर टॉम जो है वो जाएंगे जेल, जैसे शाहरुख खान की बेटा गया था, ठीक है। हैप्पी भी जा सकता है, दोनों को जेल में डालो, ठीक है। सो 3 एग्जाम्पल्स हमने देखा, बेसिकली तीनों में क्या डिफरेंट है सर, ये वाला जो एक्टिविटीज है ना ये तो लीगल बिजनेस है, लीगली अगर हम कोई सेल करते हैं लीगल बिजनेस में तो क्या सर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इलीगल बिजनेस में भी कोई सेल करते हैं सर, चोरी वगैरह किया फिर चोर बाजार में लेके बेच दिया उस सामान को, हमने चोरी वगैरह किया और चोर बाजार में सामान लेके बेच दिया तो उसके ऊपर भी सर जीएसटी लगेगा क्या, बिल्कुल। इतना बड़ा दिल्ली में चोर बाजार है तो लगेगा सामान, ठीक है, करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पर। और जो ये थर्ड वाला पॉइंट है इसके ऊपर सर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है, ठीक है। ड्रग्स बेचना और ड्रग्स लेना दोनों ही कानूनन जुर्म है, ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है, बैन है ये एक्टिविटीज, तो इसके लिए इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सप्लाई में ही कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर बात है। तो सेल्स की पॉइंट हमने कवर कर लिया सब कुछ, ओके। सेल्स की जितनी भी पॉइंट थी वो हमने कवर कर ली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट को जो कि है ट्रांसफर, ओके। सर ट्रांसफर का मतलब क्या है, ट्रांसफर का सिंपल मतलब है कि आपने ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं किया पर राइट इन द गुड्स आपने ट्रांसफर कर लिया। आपने ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं किया लेकिन आपने किसी गुड्स की राइट किसी को ट्रांसफर किया, ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं किया लेकिन आपने राइट्स ट्रांसफर किया, तो उसे बोला जाएगा ट्रांसफर। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं, ओके। Mr. A is the owner of a Xerox machine. He transferred the right to operate the Xerox machine to Mr. B for a consideration of 10,000 per month for 2 months. Mr. A कौन है, एक जेरोक्स मशीन का ओनर है और मिस्टर ए ने जो राइट है, जो जेरोक्स मशीन को ऑपरेट करने की जो राइट है वो मिस्टर बी को दे दिया, ठीक है, 2 महीने के लिए, और मंथली चार्ज उनसे चार्ज किया कितना, 10,000 रुपीज़। तो क्या सर इसे सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा, तो आंसर है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसे हम ट्रांसफर ट्रीट करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो केस है, मिस्टर ए ने जो राइट्स ट्रांसफर किया टू ऑपरेट द जेरोक्स मशीन उसे हम बोलेंगे ट्रांसफर, एंड ये सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। अगर कोई चीज़ सप्लाई के डेफिनेशन में आता है और कंसीडरेशन भी मिला है, 10,000 पर मंथ का कंसीडरेशन भी मिला है, तो सर बिल्कुल जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ओके। तो ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ओनरशिप तो आपने ट्रांसफर नहीं किया लेकिन राइट इन द गुड्स आपने ट्रांसफर किया, ठीक है। जैसे कि इन केस में मिस्टर ए ने जेरोक्स मशीन ट्रांसफर नहीं किया, जेरोक्स मशीन को ऑपरेट करने की जो राइट्स है वो मिस्टर बी को ट्रांसफर किया और कंसीडरेशन के साथ किया, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा एंड ये सप्लाई में आएगा। अगर कोई चीज़ सप्लाई में आता है तो वो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ओके सर। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट वाला पॉइंट जिसका जो है बाटर। बाटर का मतलब सर क्या है, सिंपली आपने गुड्स के बदले गुड्स या फिर गुड्स के बदले कोई सर्विसेज वगैरह लिया, आपने मनी विदाउट मनी अगर कुछ काम किया है आपने। बाटर मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और प्रोडक्टिव सर्विसेज विदाउट यूज ऑफ द मनी। बाटर का मतलब क्या है कि अगर आपने गुड्स के बदले गुड्स लिया, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, आपने किसी को चावल दिया, बदले में आपने दाल या फिर कोई अलग चीज़ ले लिया सामान, ठीक है, जो उसके पास है वो आपके पास से एक्सचेंज किया विदाउट यूज ऑफ द मनी। जब मनी सिस्टम नहीं था तब बाटर यूज किया जाता था। अगर ऐसे भी आप कोई चीज़ यूज करते हो, ठीक है, तो ही उसे ट्रांजेक्शन माना जाएगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखिए एक बार, ये कंपनी है महिंद्रा कंपनी, ओके, और ये है मिस स्मृति जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिस स्मृति एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने क्या किया, अकाउंट एंड फाइनेंस की जो सर्विसेज है ना, ठीक है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज महिंद्रा कंपनी को सर्व किया, महिंद्रा कंपनी को प्रोवाइड किया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज, ओके। अब महिंद्रा कंपनी को इन्हें पेमेंट करना है,
एज ए प्रोफेशनल फी पेमेंट करना है। तो महिंद्रा कंपनी से इन्होंने क्या किया, नहीं मुझे सर कैश मत दीजिए, आपकी एक थार कार मुझे दे दीजिए, एक जो थार है ना वो मुझे दे दीजिए बस। तो इन्होंने क्या दिया, सर्विसेज दिया। ओके, बदले में महिंद्रा कंपनी ने क्या दिया, थार की कार उन्हें गिफ्ट किया। कितने की होगा ये कार, 17 लाख का कुछ होगा। ठीक है, तो क्या सर इससे हम सप्लाई कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। सर जीएसटी कौन देगा, दोनों देंगे। ठीक है, ये भी जीएसटी पे करेगी क्योंकि इसने सर्विसेज वगैरह सप्लाई किया है, और ये भी जीएसटी पे करेगा क्योंकि इसने गुड्स बेचा है। ठीक है, दोनों ने यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज किया है, तो दोनों ही जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मिस स्मृति अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जो कि उसकी बिजनेस है, और महिंद्रा कंपनी ने कार बेचा एज ए कस्टमर टू मिस स्मृति, तो जो कि उनका बिजनेस है। ये लोग हमेशा, ये लोग कार बेचते, तो इन्होंने तो गुड्स बेचा, तो इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। और इनका तो रोज का काम है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने काम किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस इन्होंने भी काम किया, और इन महिंद्रा कंपनी ने भी इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस काम किया। तो दोनों ने सप्लाई किया है, इन्होंने सर्विस दिया है, इन्होंने गुड्स दिया है, तो दोनों के ऊपर सर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसे कहा जाता है बाटर। बाटर में क्या होता है, मनी, विदाउट मनी यूज करके आप प्रोडक्टिव सर्विसेज एक्सचेंज करते हो। इन्होंने सर्विसेज दिया, बदले में उन्होंने गुड्स दिए। ओके, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और दोनों की जो ट्रांजैक्शन है सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सर एक्सचेंज की। सर एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है when two persons mutually transfer the ownership of one thing for ownership of another, neither thing nor both the things being money only, the transaction is called an exchange। इसका मतलब क्या है सर? अब जब दो पर्सन म्यूचुअली दो चीज़ें ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, दोनों की ओनरशिप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और उसमें दोनों दोनों जगह मनी नहीं होगा, ठीक है, तो ही उसे क्या बोला जाएगा, एक्सचेंज बोला जाएगा। उसकी ये जो डेफिनेशन है उसकी एक सिंपल एग्जांपल के साथ अगर हम समझे तो ये देखिए, ये एग्जांपल में आप देख रहे होगे, ये जो है ये ऑडी का शोरूम है। ठीक है, ऑडी ने क्या किया, ऑडी ने क्या ऑफर रखा। ऑडी ने कहा कि हम आपको एक नया कार देंगे, ठीक है, और कुछ पैसा लेंगे। ठीक है, आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा और एक नया कार देना पड़ेगा, बदले में आप एक ओल्ड कार ले आइए, एक पुराना कार ले आइए। ठीक है, एक पुराना कार हमें दे दीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए, बदले में हम आपको एक ब्रांड न्यू ऑडी का कार देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफर। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, फ्लिपकार्ट अमेजन पे चलता है कि आपने अपना पुराना मोबाइल दे दीजिए, बदले में आप नया मोबाइल लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे। ठीक है, आप अपना पुराना मोबाइल दे सकते हो, आपको एक 15,000 का मोबाइल मिलेगा, आप कुछ अपना पुराना मोबाइल दे दीजिए और 2-3 हज़ार दे दीजिए। ठीक है, तो इससे बोला जाता है एक्सचेंज ऑफर। एक गुड्स के बदले आपको कुछ और एक गुड्स मिल रहा है। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल में भी वही है कि ये जो बंदा है इसने क्या किया, अपना पुराना कार था जो ऑडी कंपनी को दे दिया, और मान लीजिए कि कोई अमाउंट है 40 लाख 40 लाख रुपीज़ का पेमेंट भी किया कैश में, और बदले में ऑडी ने इससे एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट कर लिया, तो इससे बोला जाता है एक्सचेंज। सर यहाँ पे जीएसटी कौन देगा? सर यहाँ पे दोनों ही जीएसटी देंगे। इसका तो, इसने तो कार सेल किया ऑडी कंपनी ने, तो इसका तो रेगुलर एक्टिविटीज है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसने भी कैश तो दिया है, बदले में ये कार भी इसने सेल किया है, ये कार भी इसने सेल किया है, तो ये भी सर जीएसटी के लिए लायबल हो जाएगा। तो जैसे भी बाटर में दोनों था ना, मिस स्मृति ने और महिंद्रा ने, दोनों ने जीएसटी दिया था, यहाँ पे भी वही होगा, दोनों ही जीएसटी देंगे। ये भी जीएसटी पे करेगा, एंड ये वाला जो पर्सन है, ये वाला जो, ये ऑडी कंपनी तो जीएसटी पे करेगा, ये भी जीएसटी पे करेगा। क्लियर है सर? अगर ये एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो। ओके, सो एक्सचेंज का मतलब आप लोगों को समझ में आया, किसी एक चीज़ के बदले आपने एक पुराना चीज़ दिया और बदले में आपको नया चीज़ मिला। ठीक है, ओके सर। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की।
सर लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस का एक इंटेंजिबल एसेट होता है, जैसे कि वेयर वन पर्सन ग्रांट टू अनदर और टू ए डेफिनाइट नंबर ऑफ पर्सन्स ए राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर, द राइट इज कॉल्ड लाइसेंस। अगर कोई पर्सन ग्रांट करता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, ठीक है, टू ए डेफिनाइट पर्सन्स, तो उसे हम लाइसेंस बोलते हैं। ओके, एक एग्जांपल समझते। मिस्टर हॉरिस, ओके, मिस्टर हॉरिस ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, मिस्टर हॉरिस ए सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप ए सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड द लाइसेंस टू यूज द सॉफ्टवेयर टू डिफरेंट पर्सन्स फॉर 20 लाख। मिस्टर हॉरिस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसकी लाइसेंस उसने बहुत सारे लोगों को दिया फॉर 20 लाख रुपीज़। सर क्या इससे जीएसटी सप्लाई मानेंगे और जीएसटी अप्लीकेबल होगा? क्या सर इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानेंगे? आंसर इज यस, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि ये लाइसेंस है, ठीक है, और लाइसेंस सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। ओके, मिस्टर हरीश ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर की लाइसेंस सेल किया है, ठीक है, जैसे होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की सप्लाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लाइसेंस आप सेल करते हो, आप बाय करते हो, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो अपनी जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसकी लाइसेंस आपको देती है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लाइफ टाइम हो गया, जो भी हुआ। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हरीश ने किया है। उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसकी लाइसेंस, उसके यूज करने के लिए जो लाइसेंस है वो डिफरेंट पर्सन को सेल किया। तो ये तो सेल्स की डेफिनेशन में सर आता है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, ओके सर, ओके। अब हम बात करते हैं रेंटल के बारे में। सर रेंटल क्या है? रेंटल एक पीरियडिकल पेमेंट है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बदले में आप कुछ पीरियडिकल पेमेंट्स करें, तो वो है रेंट। ओके, तो एनी एसेट गिवन ऑन रेंट फॉर ए कंसिडरेशन इज कंसिडर अ सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी, ठीक है। अगर कोई एसेट आप रेंट पे देते हो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ चीज़ों के लिए ये एग्जाम्पशन है, कुछ चीज़ों की रेंट्स के लिए, कुछ चीज़ें अगर आप रेंट पे देते हो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि रेसिडेंशियल हाउसेस हो गया, ठीक है, अगर किसी पर्सन को रेसिडेंट के लिए, मतलब रहने के लिए आप घर दे रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो रेंट का मतलब क्या है? रेंट इज ए पीरियडिकल पेमेंट, रेंट इज ए पीरियडिकल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी। एनी एसेट गिवन ऑन द रेंट फॉर ए कंसिडरेशन इज कंसिडर एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। मिस्टर ए ओन्स ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन ए प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी। ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। मिस्टर ए ओन्स ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन ए प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी। ए लार्ज वैकेंट लैंड इन द बैकयार्ड इज गिवन ऑन द रेंट ऑफ 1.5 लाख ऑफ 1,50,000 पर मंथ टू ए पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर बी हु हैज सेट अप ए पार्किंग फैसिलिटी ऑन द सेड लैंड। ओके, सो क्या हुआ? मिस्टर ए के पास एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ओके, और उसके जुड़े हुए से अटैच होके एक लार्ज वैकेंट लैंड है, ओके, जो कि उसने मंथली रेंट ऑफ 1,50,000 किसे दे दिया? मिस्टर बी को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, और उसने वहाँ पे एक पार्किंग फैसिलिटी एक्स्टेब्लिश की। तो सर क्या ये जो 1.5 लाख रुपए में उसने किराया दिया वो वैकेंट लैंड का, क्या सर ये सप्लाई में आएगा? आंसर इज यस, ये सप्लाई में आएगा, और मिस्टर ए जीएसटी देने के लिए लायबल होगा। ओके, मिस्टर ए जो 1.5 लाख रुपए रिसीव कर रहा है वो जीएसटी देने के लिए लायबल है। ओके, और इसे एक सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? ओके सर, अब बात करते हैं लीज की। लीज का मतलब सर क्या होता है? लीज एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे 2 पार्टीज होते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। ओके, लेसर क्या करता है? एक पेमेंट की बदले अपनी जो एसेट है वो लेसी को देता है यूज करने के लिए। ओके, लीज 2 तरह की हो सकता है, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज। ओके, दोनों ही लीज क्या है? दोनों ही लीज में जो भी आपको रेंट मिल रहा है वो सप्लाई में काउंट किया जाएगा। लीज अगर आप कोई भी एसेट लीज में देते हो तो वो सप्लाई में काउंट किया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसेट आप लीज में देते हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप का लीज हो, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो, चाहे वो फाइनेंस लीज हो। ओके,
सर ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज नॉर्मली ऐसा लीज होता है जो कि 1-2 साल के लिए दिया जाता है, और फाइनेंस लीज वो होता है जिसमें आप मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एसेट लेसी को दे देते हो। ठीक है, मान लो कि किसी एक एसेट का लाइफ 10 साल है और आपने 9 साल तक उसे लीज में दे दिया, तो उसे बोला जाएगा फाइनेंस लीज। अगर 1-2 साल के लिए दिया तो वो होता है ऑपरेटिंग लीज। नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, लीज कौन सा भी हो, ऑपरेटिंग लीज हो या फिर फाइनेंस लीज हो, दोनों ही जगह पे अगर लीज ऑफ एन एसेट कंसीडर सप्लाई होगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वाला फंडा जो है डिस्पोजल। ठीक है सर, डिस्पोजल का मतलब क्या है? डिस्पोजल का मतलब क्या है? डिस्पोजल नॉर्मली कंसीडर सेलिंग ऑफ एसेट व्हेन एन द ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट टू क्लोज डाउन। जब एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के लिए आ जाता है, तो जो एसेट को हम बेचते हैं, उसकी जो एसेट को अगर हम सेल करते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्पोजल। ओके, ठीक है, और ये डिस्पोजल ऑफ एसेट भी सप्लाई में काउंट किया जाएगा एंड जीएसटी के लिए लायबल होगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट सेल करते हो तो उसे भी सप्लाई में काउंट किया जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सर आज की क्लास में हमने टोटल पढ़ा क्या? एक बार हमने क्या क्या कवर किया देख लेते। हमने सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया और सप्लाई में हमने टैक्सेबल इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि एक ट्रांजैक्शन को आप सप्लाई कंसीडर करोगे, वो पढ़ा। ओके, उसके बाद हमने सप्लाई का डेफिनेशंस देखा कि सप्लाई में क्या क्या आएंगे, क्या क्या नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में क्या होता है। ओके, फिर हमने डिटेल में एनालिसिस किया ये वाला पार्ट को। आज की क्लास में सिर्फ हमने ये वाला पार्ट को डिटेल में एनालिसिस किया है जो पॉइंट नंबर ए था। नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो क्लास है बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और अलग अलग जो भी और दूसरे जो पॉइंट्स है बी वाला पॉइंट्स वहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू।